Hello guys, Namaste, welcome, Master IS Mentorship. At first, we will talk about the editorial of the Hindu PIB All India Radio. Uh, yeah. Now let's talk about there are some most important articles. First is COP29 or second is साइबर क्राइम। तो एट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द COP29। एक COP29 समिट होने जा रही है अजरबैजान में, ठीक है, जो कल से स्टार्ट होगी। ठीक है। जो इसके इसके जी किस पेज पर बहस होगी, सबसे पहले ये बहस होगी क्लाइमेट फाइनेंस पर। क्लाइमेट फाइनेंस मतलब क्लाइमेट की जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो हीट वेव आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाना आपने देखा होगा अभी रिसेंटली, अब 3-4 महीने पहले। तो वहाँ पर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने भी ये एक कानून निकाला था जिसमें क्या होगा, 12 से सुबह के 12 बजे से दिन के 3 बजे तक कोई भी व्यक्ति को भी मजदूर जो किसानी करता है, खेतों पे काम करता है या फिर घर बनाता है, उन लोगों को काम करने के लिए सुबह 12 बजे से शाम के 3 बजे तक मना कर दिया था। ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली थी। क्यों निकाली थी? क्योंकि हीट वेव के मारे इससे क्या हो रहा था, व्यक्ति गर्मी से मरा जा रहा था, ठीक है। इतनी कई इस तरीके से कई उसमें न्यूज़ में चल रही थी, तो लोग बाग इससे मरे जा रहे थे। तो ये गवर्नमेंट ने निकाली थी। तो ठीक है, गवर्नमेंट की कूलिंग डिमांड क्या है? देखो इंडिया में कूलिंग डिमांड क्या है। तो कूलिंग डिमांड क्या है, इसके हम आज इसको बात समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर 30 डिग्री सेल्सियस इस तरह से चलता रहा तो हमें क्या होगा कि अपने जो एयर कंडीशन है उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी, सेल इंक्रीज़ हो जाएगी 60%, ठीक है। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर गया तो इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी 60% ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और आप दूसरा देखेंगे 250 इंडिया कुड बी लीड वर्ल्ड कूलिंग डिमांड, ठीक है। इंडिया में अगर आप देखेंगे 2050 तक हमें कितने एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी? 1.14 बिलियन एयर कंडीशन की ज़रूरत होगी। इस तरीके से अगर ये चलता रहा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर चलता रहा तो हमें इतने का एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हीट वेव जो होती है, जो हो रही है, अगर बाय 30 तक हम देखे जाए तो हमारे कितने लोग जो इंडियन है वो फेस करेंगे। देखो हीट वेव डेली फेज ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक साल हम फेस करेंगे। 160 से लेकर 200 मिलियन लोग इंडियन है वो हीट वेव को फेस करेंगे एवरी ईयर या ईच ईयर, प्रत्येक दिन, ठीक है। 2030 तक इस तरीके से हमारी हीट वेव जो है हमारे ऊपर असर डालेगी, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट के अब देखिए कूलिंग रिलेटिव इमिशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने क्या देखा, देखो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जो हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन जो हमारी ओजोन लेयर है, स्ट्रॉट फेज में पाई जाती है। ओजोन लेयर का फार्मूला क्या है? O3, ठीक है। ये कभी एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। तो ओजोन लेयर है जो हमारे पाई जाती है। तो इससे क्या हुआ कि ये अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो 0.52 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करेगा ये, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में अफेक्ट करेगा इतना, अगर हमने इसे नहीं रोका गया तो आप इस तरीके से ये हमारे एटमॉस्फेयर पर असर करती है, ठीक है। अब बात देखिए, और दूसरा क्या है कि अगर हमने इफेक्ट कूलिंग सिस्टम अप्रोच 2/3 ऑफ पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, ठीक है, कम फ्रॉम कटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर हम ग्रीन हाउस अफेक्शन, अगर हम कूलिंग सिस्टम करेंगे तो हमारे क्या इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस करेगी 2/3, ठीक है, पोटेंशियल ग्रीन हाउस को। अगर हम इस तरीके से अपने, अगर यानी कहने का मतलब है, अगर हम कूलिंग बढ़ा दें तो इससे क्या होगा, हमारी ग्रीन हाउस जो 2/3 जो ग्रीन हाउस से हमें क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, ठीक है। और COP28 के अंदर देखो हमने क्या कहा था, जिनमें 63 जो कंट्रियां हैं उन्होंने रिड्यूस करने की बात कही थी एमिशन, ठीक है, 68% 2050 तक, ठीक है, ये बोला था। और उससे हमें क्या क्या सेव बोला था, और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, सेव होगा हमारा $17 ट्रिलियन हमारे सेव होगी एंड, ठीक है, इन अ कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 20 ट्रिलियन एनर्जी हमारी जो ट्रिलियन एनर्जी जो है एनर्जी बचेगी, ठीक है। और
और कूलिंग एक्सिस, और लोगों को कितना कूलिंग कूलिंग कितनी मिलेगी, 3.5 बिलियन पीपल ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में इतने लोगों को तो ठंड महसूस कूलिंग मिलेगी। ठीक है। दूसरा पता है इंडिया कूलिंग एक्शन, इंडिया का कूलिंग एक्शन क्या रहा। इंडिया ने जो टारगेट डिसाइड किया है, पहले बोला है कूलिंग डिमांड जो कि रिड्यूस करनी होगी 20 से लेकर 25 तक। ठीक है। और 25 ले से 40 तक जो रिडक्शन एनर्जी है, ठीक है, रिडक्शन एनर्जी है उसके अंदर से लेता जो रेडिएशन एनर्जी है उसके अंदर रिड्यूस होगी एनर्जी बाय यूजिंग ग्लोबल लो ग्लोबल फंडिंग। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है अगर हम इंडिया की जो है 20 से 25 रिड्यूस होगी कूलिंग, और 25 से लेता 40 तक रिड्यूस होगी एनर्जी। ठीक है। अगर हम क्या हम कम रेफ्रिजरेटर जो यूज़ हो रहा है जिसमें क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो गैस है, अगर उनको हम कम यूज़ करने लगे तो हमारी एनर्जी रेस्ट होगी 40 से 45%। और ठीक है, और 20 से 25% हमारी कूलिंग जो है कूलिंग हमारी रिड्यूस होगी। ठीक है। ये इसमें कहा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये देखो, एक मोट्रेला एक प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है। मोट्रेला प्रोटोकॉल, तो उसके अंदर किरगिल अमेंडमेंट था। उसमें ये बोला गया था कि हम क्लोरोफ्लोरो को यूज़ करेंगे, ठीक है, यूलोफ्लोरो को यूज़ करेंगे। इसमें क्या करा था, अमेंडमेंट इंडिया ने कमिटमेंट किया था 2021 में रिड्यूस करने को। ठीक है। रिड्यूस करने को कितना 85%, 85% 2047 तक। ठीक है। किसके तहत, किरगिल अमेंडमेंट के तहत बोला था कि, और इसमें ये भी बोला था कि जो, ठीक है, इसमें ये बोला था, और इसमें कूलिंग सिस्टम विल बी अ ग्लोबल स्टैंडर्ड लो एमिशन। ठीक है। अगर हम इसको क्लोरोफ्लोरो को कम कर देंगे तो क्या होगा, हमारी कम होगी, लोअर एमिशन होगी, ज़्यादा एमिशन नहीं होगी। ठीक है। और ठीक है, किरगिल जो अमेंडमेंट है वो क्या है, किरगिल अमेंडमेंट जो है उसके अंदर ये क्या करता है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये ओजोन लेयर को रोकने से ये डिफ्लेशन हो रही है, इसको रोकने से कम करता है, मतलब इस पर कोई असर नहीं पड़ती है। हम इसी मारे एयर कंडीशन में और फिर रेफ्रिजरेटर में ये वाली गैस यूज़ करते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है 28 मीटिंग ऑफ द पार्टी के अंदर अक्टूबर में जो किरगिल गंडा में हुई थी, उसमें भी ये बात बोली गई थी, हमें जो है कंट्रोल करनी है, ये HCl को हमें कंट्रोल करनी है। ठीक है। इसको उन पदार्थों में डाल दिया है, हमें जो हमारे लिए घातक पदार्थ हैं उस घातक पदार्थों में डाल दिया, और हमें इसे 80 से 85% 2040 तक हमें इसे रोकनी है। ठीक है। इंडिया ने जो अपना जो टारगेट डिसाइड किया है, चार स्टेप में डिसाइड किया है। अगर 2030 तक हमें 10%, 2037 तक 20%, 2042 तक 30%, 2047 तक 85% हमें अपने टारगेट डिसाइड किए हैं। ठीक है। इस प्रकार के जो हमारे जो टारगेट हैं ये हमने डिसाइड किए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, इंडिया के इनिशिएटिव क्या है, तो इसके इंडिया के जो इनिशिएटिव है इसमें क्या बताएं, 20 ईयर कूलिंग, तो 20 ईयर इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बताया। ठीक है। इसमें रिलीज हुआ है इन 1929 में। ठीक है। तो इंडिया का कहने का मतलब है अगर इस तरीके से जो हमारी नेशनल कूलिंग डिमांड फॉर ग्रो हो जाएगी, ठीक है, 8 टाइम ग्रो हो जाएगी नेक्स्ट 20 ईयर तक। ठीक है। नेक्स्ट 20 ईयर तक हमारी जो है 8 टाइम हमें मतलब कूलिंग बढ़ जाएगी। ठीक है। ये बताया गया। ठीक है। हमारे जो ICAP, ठीक है, IACP जो, यानी कि हमने अभी बताया था, IACP का मतलब क्या है, ये बताया इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। ठीक है। इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान क्या, जो हमने बताया कि इन इंडिया ब्रिंग डाउन फॉर रेफ्रिजरेटर डिमांड 45 से 30 तक हम कर लेंगे नेक्स्ट 20 ईयर तक। हम यानी कि हम आने वाले 20 साल के अंदर 25 से 30% जो रेफ्रिजरेटर है जिसमें फ्लोरो पाए जाते हैं, इस प्रकार के जो रेफ्रिजरेटर को कम कर लेंगे। जैसे
मोटरोला प्रोटोकॉल, ठीक है, इसके मोटरोला प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा था। इसमें ही बताया गया है कि हम इसको यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगी, हमारी ओजोन लेयर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसी मारे इसको यूज़ करने लगे थे। मोटरोला प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। और इफेक्ट कब हुआ था? 1 जनवरी 89 में। ये आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत काम आएगा इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्लोरोफॉल के बारे में बताया था कि हाइड्रोक्लोरोफॉल किसमें पाई जाती है? एक तो एयर कंडीशन में पाई जाती है, दूसरा रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है, ठीक है। इस और ये ओजोन लेयर को डिफ्लेक्शन नहीं करती थी, हम इसी मारे यूज़ करते थे। इसका यूज़ एप्लीकेशन क्या हुआ? देखो वही हुआ, रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है और एयरसोल स्प्रे और फॉर्मिंग एजेंट स्प्रे में भी ये भी पाई जाती है। इस तरह के ये इसमें पाई जाती है। दूसरा टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी। इंडिया के अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आज का साइबर क्राइम होने लगे हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन मेरे पास भी एक दो कॉल आ गए थे, ठीक है। जिससे कि वो मेरे से पूछ रहे थे कि आप कौन सा क्या कहते हैं यूज़ करते हैं, हाँ, अपना पोर्टफोलियो, यानी कि इस उसकी बात करते हैं शेयर की। वो तो शेयर के अंदर वो मेरे से पूछना चाहे थे, क्या बात करना चाहे थे। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बस सुन ही रहा था उनकी बात, कुछ नहीं बोला। तो मुझे लग गया कि वो मेरे से साइबर अटैक का है, तो मैंने वो डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से वो अपने 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 जो भी उन ट्रिक होती है, जो भी उनका करने का तरीका होता है, वो इसको फॉलो करते हैं जिससे कि सामने वाला इंसान फंस जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 2017 में हमारे जो एक्सीडेंट होता है 53,170 रन हुए थे। और 2023 तक क्या होगा? 15,92,917 हमारे ये एक्सीडेंट होगा। आप देखते हैं कितने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, ठीक है। तो आप ग्राफिकली देखेंगे तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब जो अटैक करने के तरीका होते हैं, तो उसमें होता है मालवेयर, प्रोपोगेंडा होता है, और टीचिंग होता है, डोस अटैक होता है, और रैनसॉमवेयर होता है, ठीक है। तो मैं आप एक एक करके मैं आप बता देता हूँ। पहला होता है रैनसॉम अटैक। रैनसॉम अटैक क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है आपको, इसमें क्या होता है, स्क्रीन के पे ऊपर इसके स्क्रीन जो होती है उस पर अटैक, उस पर जो भी वो अपना आपका कोडवर्ड हैक कर लेते हैं, ठीक है। और लॉक मतलब लॉक जो होता है उसको हैक कर लेते हैं, और वो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो ला लेते हैं। और फिर आपको एक मैसेज आता है, उसमें लिखा था अगर आप पे कर अगर अगर आप प्लीज़ इसको पे कर दीजिए अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है डॉस अटैक। डॉस से डिनाइनल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइनल, ये डी बाय मिस्टेक आ गया है, डबल डी। तो डिनाइनल ऑफ सर्विस अटैक, इसमें क्या होता है? डिनाइनल सर्विस अटैक में क्या होता है कि इसमें इसमें क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है या कंप्यूटर पे, या कोई भी अगर मान लें सर्वर है, सर्वर पे क्या होगा, एकदम बाढ़ सी आ जाएगी, इस पर बहुत सारे आपको क्या होता है, उस पर बहुत सारे आपको अटैक करने चालू कर देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की या कंप्यूटर की वेबसाइट पे। इससे क्या होता है कि उनके प्रॉपर फंक्शन कर नहीं पाती है वो वेबसाइट, ठीक है। और उसको टारगेट किया जाता है, जैसे बिजनेस पे किया जाता है, और इंडिविजुअल जो वो किसी का वर्क होता है, बिजनेस होता है, ऐसी चीज़ों पे क्या होता है, वो डॉस को छोड़ देते हैं, जिससे कि उसकी जो वेबसाइट है उस पर एकदम लगातार बाढ़ चीज़ पर अटैक करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ये है ग्लोबल। दूसरा किसमें क्या बोला है? ग्लोबल कोलैबोरेशन की। गोला दुनिया का कोई क्या कोलैबोरेशन रहा है साइबर अटैक में, देखिए। तो एक तो कई उसमें है FIB मतलब फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। RCMP में कैनेडियन द रॉयल कैनेडियन मॉनिटेंट पॉलिसी, ठीक है। नॉन मॉनिटेंट ये कनाडा की, और FI ये अमेरिका की है। और सिंगापुर पुलिस क्या करती है, ये लिंक करती है डॉट लाइन को, शोइंग द ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड डिसमेंटल फ्रॉड, ठीक है। ये क्या करती है, ये भी इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं, इस तरह के फ्रॉड होते हैं उनको रोकती है, ठीक है। इनका ये काम होता है, ठीक है। और डाटा ब्रिच की बात करें, देखो अभी हमारा डाटा ब्रिच भी हो जाता है। हमारा ICMR का जो था वो डाटा ब्रिच हो गया था। उसमें आपकी आधार नंबर, पासवर्ड डिटेल, बर्थडे डेट, ठीक है, ये सब जो होती है इसमें हमारी चली जाती है, इससे डाटा ब्रिच हो जाता है, ठीक है। जियो पॉलिटिकल अफेक्ट, ठीक है। हमने G20 हुई थी, तो उसमें भी हमने साइबर अटैक के बारे में अपना जिक्र किया था, अपना वो बताया था, ठीक है। ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
और दूसरी इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या देखा, तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी होती है कलेक्शन ऑफ अ प्रैक्टिस पॉलिसी टेक्नोलॉजी डिजाइन टू प्रोटेक्ट नेटवर्क डिवाइस एंड डाटा फ्रॉम अटैकिंग। देखिए जो अटैक करने वाले, डैमेज करने वाले, अटैक करने वाले, अनऑथराइज अटैक करने वाले से उनको क्या होता है, वो कलेक्शन करते हैं, ठीक है, पॉलिसी का, टेक्नोलॉजी का, और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। ये होती है डाटा साइबर सिक्योरिटी। मतलब कोई किसी भी वो, ठीक है, कोई हम पर अटैक करे तो हमारी पॉलिसी को, हमारी टेक्नोलॉजी को, उसको रोकता है, उसे बोलते हैं साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, सॉरी, ठीक है। और हार्डवेयर चीज़ों को रोके, सॉफ्टवेयर का चीज़ को लगे, ठीक है, फ्रॉम अ साइबर थ्रेड, इन सारी चीज़ों को, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रोके, इसे भी हम साइबर सिक्योरिटी में मानते हैं, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से साइबर अटैक हुए अभी रिसेंटली, आप वो देख लीजिए। इंडिया में जो साइबर अटैक हुए हैं रिसेंटली, देखिए, एक तो इंटरनेट पॉलिसी 1988 में हुई थी, ठीक है, मल्टीपल अटैक, सर्वर सर्विस प्रोवाइडर एंड सो इंटरनेट यूज़र, ठीक है, ठीक है, 1 बिलियन इन 99 और 15 बिलियन 2003 में, ठीक है, 2003 में, ठीक, ये हुआ था, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी, आई आई एम आर बी ई को, ये कोई एक ये रिपोर्ट थी, उसमें बोला था 2019 के अंदर जो इंटरनेट यूज़ हुआ था और 2018 में जो यूज़ हुआ था, 2018 में जो ग्रोथ हुई थी वो 18% हुई थी, और उसको डायरेक्ट जंप करके आप देखेंगे कितनी हो गई, 560 बिलियन सिर्फ दिसंबर में हो गई थी। इतना ज़्यादा हमारी इंटरनेट का यूज़ होता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ग्रोथ है बढ़ती जा रही है। अब नेशनल लॉ ऑफ साइबर ऑफेंस, जो जिस साइबर में कोई भी ऑफेंस होते हैं, अपराध होते हैं, उनमें क्या होता है, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें सेक्शन 66 है और सेक्शन 66A है। इसमें क्या हुआ है, कंप्यूटर रिलेटिव ऑफेंस, यानी कि आप किसी को जैसे कि हैकिंग करना, अनऑथराइज एक्सेस करना उसका डाटा, ये डाटा चुरा लेना, ये सेक्शन 66 में आता है। सेक्शन 68 में क्या आता है, किसी को मैसेज भेजना, ठीक है, और किसी को ऑफेंस मैसेज भेजना बाय कम्युनिकेशन सर्विस, यानी किसी को इंटरनेट द्वारा किसी को मैसेज भेजना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ साइबर अटैक कॉमन, ठीक है। इंडिया में किस प्रकार के अटैक हुए हैं वो उसकी बात करते हैं। कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, मेलवेयर जो सॉफ्टवेयर है उस पर अटैक हुआ था। मेलवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम आपको कोई ईमेल भेजते हैं, आप वो उसमें क्लिक करते हैं तो उससे वो क्या होता है, हैक हो जाता है, ठीक है। उसमें हुआ था, ये किसके थ्रू भेजा गया था, ये पता लगाया गया था, लाइक थ्रोली किसकी तरह, ये नॉर्थ कोरिया में हुआ था, उसकी तरह एक यहाँ पर भी हमें भेजा गया था, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डाटा ब्रीच आपके बायोमेट्रिक डाटा, आधार कार्ड, फीस, मल्टीप्लिकेशन ब्रीच ये हो जाते हैं, ये भी इंडिया में हो चुका है। अब 2017 में हमारे रैनसॉम हुआ था। इसके अंदर क्या होता है, अटैक हुआ था 100 ऑफ सिस्टम इंडिया के अंदर और मल्टीपल सेक्टर, बैंकिंग के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर क्या हुआ था, इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पर अटैक हुआ था। कौन सा अटैक होता है, रैनसॉम अटैक, ठीक है। कोविड-19 में भी आपने देखा होगा, पेंडेमिक के दौरान, तो इसमें भी क्या हुआ था, हमारे कई भी डाटा था वो भी ब्रीच हो गया था, हैकर ने रोक लिया था। ये सब हमारे अभी 2019 में हुआ था। ओके गाइज, अब देखिए दूसरे प्रिलिमिनरी बूस्टर, यानी कि आपको प्रिलिमिनरी बूस्टर में आपको बताया जाएगा कि हमारे अभी प्रीलिम में कितने इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे आ सकते हैं, तो उसमें है, उसके लिए ये प्रिलिमिनरी बूस्टर है। आप देखिए इसमें आनंद सिंह है, जो उन्होंने इंडियन की है, उनको टाइटल मिला है एट अ न्यू साउथ वेल्स ओपन का, ठीक है, इसमें टाइटल मिला है इनको, ठीक है। इन्होंने किसको हराया, हेलिन टेंग को हराया गया है, ठीक है। दूसरा जो है हमारे यहाँ जो कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के, हरप्रीत सिंह को, उनको एनुअली अवार्ड मिला 2024 का, और जो रिटायर्ड गोलकीपर है उनको भी मिला, श्री जय सिंह को, ठीक है, इनको भी अवार्ड मिला है, ठीक है। ये सब इनका भी ईयरली इनको अवार्ड मिला, ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है इंडिया के पंकज अडवाणी जी को, उन्होंने IBFC की जो वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप होती है 15 अप फॉर्मेट टाइटल उन्होंने जीत लिया। किसको हराया, रॉबर्ट हेलिल को उठाया। कहाँ पर हो रहा था, ये कतर में हो रहा था, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है शायद UPSC के अंदर, कतार के 5 साल हो गए हैं, ठीक है। ये गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने 18 साल बताए थे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है।
जो करतारपुर साहिब जगह है, वहाँ पर उन्होंने, हमारे गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने वहाँ अपने 18 साल बिताए थे ज़िंदगी के। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये आप देखेंगे इसको 2019 में स्टार्ट हुआ था, अब देखिए उसका 5 साल कंप्लीट होगा। तो ये आने वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये करतारपुर जो कॉरिडोर है, आप देखेंगे 4.7 डिस्टेंस अक्रॉस आर रिवर, ठीक है। जो रिवर है उसके दूर की दूरी देकर नापेंगे करतारपुर कॉरिडोर और उसकी कॉरिडोर की, तो आपको 4.7 किलोमीटर की दूरी है। और ये रिवर, ये अक्रॉस रिवर से होते हुए गया है ऊपर से, ठीक है। तो आप ये देखेंगे रिवर जो है, ये रिवर, रवि रिवर किसकी है? तो रवि रिवर है जो इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इंडिया में ये दो, ठीक है, इंडिया में ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी कहलाई जाती है। ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी में एक तो रवि हो गई, सतलज हो गई और ब्यास हो गई। और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी को इंडस की क्यों कहलाई जाती है? वो तो एक तो झेलम, चेनाब और काबुल, ये इसकी कहलाई जाती है। ओके गाइज, कि आई होप यू लाइक इट गाइज। प्लीज़, मेहनत बहुत लगती है इसे बनाने में। प्लीज़ आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते तो किसी भी एक बच्चे को आप खुद पढ़ा दीजिए, ठीक है। देखिए, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है इस देश में। अगर जिसको शिक्षा नहीं मिलती है तो वो बेचारा एक अंधे के माफिक है, ठीक है। तो गाइज आप इसको आप या तो शेयर कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप खुद पढ़ा दीजिए, ठीक है। गाइज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इससे मुझे मोटिवेट भी मिलता है। अगर आप शेयर करेंगे तो मैं और अभी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कंफर्टेबल जोन में रहें और आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए सकें, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।